जाओ भी क्या करोगे मेहरो वफा, जाओ भी क्या करोगे मेहरो वफा, बारहा आजमा के देख लिया। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। तो स्कूलों में परीक्षाओं का वक्त शुरू हो चुका है। जल्द ही 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी होंगी। उससे पहले पीएम मोदी विद्यार्थियों से परीक्षा पर चर्चा करेंगे। 2 साल पहले एग्जाम वॉरियर्स नाम की किताब भी मोदी जी लिख चुके हैं। मानो परीक्षा कोई युद्ध है और उस युद्ध के लिए सैनिकों में जोश भरने का काम सेनापति कर रहे हैं। वैसे देश में जो हालात हैं वो भी किसी जंग से कम नहीं है। वो अच्छे दिन तो 6 सालों में कभी आए नहीं कि कोई भी चीज आसानी से मिल जाए। देश में चाहे शिक्षा चाहिए या इलाज चाहिए, घर चाहिए या पानी चाहिए, गैस चाहिए या तेल चाहिए, रोजगार चाहिए या व्यापार चाहिए और यहाँ तक कि अपना मनपसंद जीवन साथी चाहिए, तो हर चीज के लिए इस तरह जूझना पड़ता है मानो कोई मुसलसल जंग जारी है। इस जंग से आम आदमी योद्धा की तरह कैसे लड़े, इसका कोई ज्ञान अभी तक मोदी जी से नहीं मिला है। उनके पिछले कार्यकाल में जब युवाओं ने रोजगार मांगा तो पकौड़े तलने की सलाह जरूर उनसे मिली थी। फिर देश में चाय और पकौड़े की राजनीति चल पड़ी थी। यही हमारे देश की विडंबना है कि किसी भी बात पर राजनीति शुरू हो जाती है, लेकिन इसी राजनीति से किसी समस्या का समाधान ढूंढने में मदद नहीं मिलती। बेरोजगारी का सवाल भी अगर राजनीति की दशा और दिशा तय कर सकता तो देश के बड़े हिस्से पर भाजपा का राज कायम नहीं होता और शायद लोग भाजपा से उस वादे का हिसाब मांगते कि सत्ता में आने से पहले हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे का वह वादा कहां है। 2014 में किया ये वादा आज कहीं नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन चुके हैं। भाजपा पहले से अधिक बहुमत के साथ सत्ता में है और बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब देश के लाखों युवा मोदी जी से रोजगार की मांग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। जी हां, बीते कुछ दिनों से हैशटैग मोदी रोजगार दो और हैशटैग मोदी जॉब दो काफी ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन इस ट्रेंड से क्या देश की राजनीति या सरकार की नीतियों का ट्रेंड बदलेगा? आज इसी सवाल की पड़ताल हम घूमता हुआ आईना में करेंगे और साथ ही देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में क्या सोचकर 8 चरणों में मतदान का फैसला लिया गया और राहुल गांधी को क्या धारा के विपरीत बहकर राजनीति करनी पड़ेगी। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं मोदी रोजगार दो का ट्रेंड क्यों और कैसे चला। मोदी जॉब दो ये हैशटैग 25 फरवरी को 6 मिलियन ट्वीट्स के साथ दुनिया में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था। लाखों बेरोजगार युवाओं ने ट्विटर पर अपनी पीड़ा जाहिर की। युवा शक्ति पर गर्व करने वाले देश को पता नहीं इस बात पर शर्मिंदगी हुई या नहीं कि उसके साथ साथ पूरी दुनिया ने भारत के बेरोजगार युवाओं का ये डिजिटल आंदोलन देखा। दरअसल 21 फरवरी को ही ये तय किया गया था कि 25 फरवरी को ऐसा आंदोलन खड़ा किया जाएगा और 21 फरवरी को ही मोदी रोजगार दो का हैशटैग कम से कम 20 लाख ट्वीट्स के साथ टॉप ट्रेंड कर रहा था। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि युवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए कितने बेताब हैं। बहाना नहीं, बहाली चाहिए। रिफॉर्म इन एग्जाम, टाइमली ज्वाइनिंग, सीजीएल 2017 1203 डेज, गो बैक मोदी, मामा रोजगार दो, ऐसे कई हैशटैग 25 फरवरी को दिन भर लाखों की संख्या के साथ ट्रेंड करते रहे। दरअसल मोदी रोजगार दो इस हैशटैग की शुरुआत कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी द्वारा अपनाई गई नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी को लेकर शुरू हुआ था। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के तहत कई दिनों में होने वाली परीक्षा में मूल्यांकन के दौरान सभी छात्रों के बीच न्याय बरकरार रखने की बात की जाती है। चूंकि एक दिन का पेपर किसी दूसरे दिन लाए गए पेपर से सरल या कठिन हो सकता है, इसीलिए इस पॉलिसी को अपनाया गया है। इसमें कठिन पेपर वाले छात्रों को कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं, जबकि सरल पेपर वाले छात्रों के कुछ मार्क्स घटाए भी जा सकते हैं। इस तरह प्रतियोगी परीक्षा को भाग्य का खेल बना दिया गया है। इस बार विवाद उठा सीजीएल 2019 की टियर 2 परीक्षा को लेकर। सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन की परीक्षा 15, 16 और 18 नवंबर 2020 को कराई गई। इन तीनों दिनों के प्रश्न पत्रों के स्तर में बेहद भारी अंतर पाया गया, जिसके बाद सरल पेपर वाले छात्रों के नंबर काटे गए। इससे प्रतियोगियों का गुस्सा फूटा। इसके अलावा परीक्षाओं में अनियमितताओं, देरी और पारदर्शिता के अभाव को लेकर भी छात्र नाराज थे। ऐसी ही नाराजगी बैंकिंग, रेलवे, राज्य प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों को भी थी। युवा लगातार घटती वैकेंसी से भी परेशान थे। आपको बता दें कि 2012 में एसएससी सीजीएल की 16,119 वैकेंसी थी, जो 2020 में घटकर 6,506 रह गई। इसी तरह बैंकिंग क्षेत्र में जहां 2013 में आईबीपीएस पीओ की 21,680 वैकेंसी थी, वो 2020 में घटकर 1,167 रह गई।
इन सबसे नाराज छात्रों ने डिजिटल आंदोलन कर अपनी मांगे सरकार के सामने रखी, जैसे सीजीएल टियर 2 की परीक्षा के मार्क्स जल्द से जल्द जारी किए जाएं, अलग अलग दिनों में होने वाली परीक्षाओं का लेवल एक समान हो, परीक्षाएं लकी ड्रॉ बनकर न रह जाएं। इसीलिए एसएससी सीजीएल की आगामी परीक्षाओं में टियर 2 की परीक्षा एक ही दिन में कराई जाए, एक समयबद्ध कैलेंडर के अनुसार परीक्षा की प्रोसेस पूरा किया जाए, वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो, परीक्षा परिणाम और ज्वाइनिंग एक निश्चित तय समय सीमा के अंदर हो। तो परीक्षा को लड़ाई के साथ साथ किस्मत का खेल बना देने वाली सरकार इन मांगों को सुनेगी या नहीं, यह देखना होगा। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया में इन ट्रेंड्स को इतनी जगह नहीं मिली है जितनी बुआ नहीं बेटी चाहिए जैसे कैंपेन्स को मिलती है। दरअसल सरकार विरोधी ट्रेंड न केवल सत्ताधारी पार्टी के लिए बल्कि उस मीडिया के लिए भी असुविधाजनक है जो सरकार के टुकड़ों पर पेट भरता है। गनीमत यही है कि इन युवाओं पर अब तक ये ठप्पा नहीं लगा है कि सरकार से रोजगार मांगकर इन्होंने कोई देश विरोधी काम किया है। वैसे देखा जाए तो युवाओं को वादों के बाद भी नौकरी नहीं देना या लटकाए रखना या उन्हें आत्मनिर्भर बनने का उपदेश देना ही देश विरोधी काम है, क्योंकि जिस तेजी से बेरोजगारी बढ़ेगी उसी तेजी से देश की अर्थव्यवस्था का भी पतन होगा। लेकिन इस वक्त देश में इस तरह की तार्किक बहसों के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। रोजगार का देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है, ये बात भक्तगण बड़ी आसानी के साथ साबित कर देंगे। जैसे अभी ये साबित किया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना देश हित में क्यों जरूरी है। जब आम जनता खुद को पूरी तरह ठगा हुआ देखेगी तभी शायद समझेगी कि जुमलों से सरकार चलाने और असल मुद्दों पर मन की बात करने में कितना फर्क है। आम जनता तो न जाने कब धर्म की चटाई हुई अफीम के नशे से बाहर आएगी, ये देखना होगा। फिलहाल देश का युवा ये समझ रहा है कि विकास और राष्ट्रवाद के नाम पर उसके साथ बड़ा खेल कर दिया गया है। 2014 में भाजपा की सरकार लाने के लिए माहौल ऐसा बनाया गया था कि अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने और अगर उनके अवतारी रूप को संसद में प्रतिष्ठित नहीं कराया गया तो इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकेगा। तब भाजपा के वादे भी बड़े बड़े थे, जैसे महंगाई को घटाएंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाएंगे, काला धन वापस लाएंगे और हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। हर खाते में 15 लाख तो चुनावी जुमला ही बन गया, बाकी वादे भी जुमले ही निकले। बेरोजगारी पिछले 45 सालों में सबसे अधिक हो गई। नोटबंदी और लॉकडाउन के कारण करोड़ों नौकरियां चली गईं, जिनके पूरे आंकड़े भी नहीं हैं। इधर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के 2019 के आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 1,30,000 लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। इनमें से 11,268 यानी करीब 9% आत्महत्याएं रोजगार न मिलने की वजह से या गरीबी से या कर्ज में डूबने की वजह से हुई। अपनी पहली पारी में देश के युवाओं को शायद कौशल विहीन मानते हुए मोदी जी ने स्किल इंडिया अभियान चलाया था। कौशल विकास योजना के लिए एक मंत्रालय भी बनाया गया था। इस योजना में 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने की योजना थी। लेकिन द हिंदू बिजनेस लाइन अखबार की एक रपट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले तक इस योजना के तहत सिर्फ 34 लाख युवाओं को कौशल मिला और उनमें से सिर्फ 10 लाख को नौकरियां मिली। 2019 यानी दूसरी पारी के आते आते मोदी जी को देश की शिक्षा नीतियों में खामियां खटकने लगी। शायद इनकी वजह से रोजगार नहीं मिल रहा था, तो नई शिक्षा नीति के तहत वोकेशनल कोर्स शुरू होने का पासा युवाओं की ओर उछाल दिया गया है। तो देखना होगा कि ये पासा युवाओं की किस्मत बदल पाता है या नहीं, या फिर ये सरकार उस खोटे सिक्के की तरह है जो बाजार में चल तो गया है लेकिन उससे कुछ भी खरीदा नहीं जा सकेगा। वैसे भी मोदी जी ये तो कह ही चुके हैं कि बिजनेस करना सरकार का बिजनेस नहीं है, और जब उन्होंने युवाओं को ये कहा था कि नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनो, तब भी उनका मतलब शायद यही रहा होगा कि नौकरी देना सरकार का काम नहीं है। सरकार दावा करती है कि निजीकरण से ही देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, लेकिन ये नहीं बताती है सरकार कि प्राइवेट सेक्टरों पर युवाओं को नौकरी देने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। वो हायर और फायर के फॉर्मूले पर चलेंगे और सरकार से कहेंगे कि अगर युवा रोजगार मांगे तो उन्हें राष्ट्रवाद या धर्म की अफीम चटा दो। कुछ दिनों की शांति रहेगी, तब तक भटकाने के नए मुद्दे ढूंढ लिए जाएंगे। जैसे इस वक्त पश्चिम बंगाल में रोज नए मुद्दे गढ़े जा रहे हैं, और अब तो एक मुद्दा पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में होने वाले मतदान का भी हो गया है। कुछ दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा में कहा था कि मार्च के पहले सप्ताह में चुनावों की घोषणा हो सकती है। दरअसल मोदी जी देश में वन मैन शो चलाने के आदी हो चुके हैं। वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, हर मुद्दे पर वो पहले घोषणाएं करते हैं, जबकि उन मंत्रालयों के मंत्री बाद में सामने आते हैं।
लेकिन प्रधानमंत्री शायद ये भूल गए कि चुनाव के लिए कोई मंत्रालय नहीं होता है, बल्कि ये काम निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचन आयोग की ये जिम्मेदारी होती है कि वो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाए। चुनावों की घोषणा से लेकर आचार संहिता के पालन तक लोकतंत्र को मजबूत बनाने में निर्वाचन आयोग का बड़ा योगदान रहता है। लेकिन आयोग पर पिछले कुछ वक्त से सवाल उठते रहे हैं। जैसे पिछले चुनावों के वक्त चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए विवादास्पद बयानों पर आयोग की कार्रवाई और कुछ हद तक अनदेखी को लेकर सवाल उठे। इस बार विधानसभा चुनावों की घोषणा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मार्च के पहले सप्ताह में तो नहीं, लेकिन फरवरी के अंत में चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, जिसमें सबसे आश्चर्यजनक बात यह लगी कि तमिलनाडु में तो 1 चरण में ही मतदान हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में हो रहे हैं। जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से तमिलनाडु बड़ा है। ममता बनर्जी से लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं, जबकि भाजपा के सारे नेता इस फैसले के समर्थन में हैं। आरोप लग रहे हैं कि भाजपा की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने ऐसा किया, क्योंकि भाजपा के लिए इस बार नाक की लड़ाई पश्चिम बंगाल में ही है। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से ऐसा किया गया। जब बाकी राज्यों में चुनाव हो जाएंगे तो सुरक्षा बलों की तैनाती पश्चिम बंगाल में की जा सकेगी, ताकि हिंसा की घटनाएं न हों। तो चुनाव आयोग ने तो अपनी सफाई दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं यह सच भी उजागर कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता तक पहुंचने के लिए वो सारे पैंतरे आजमाए जाएंगे जिनसे लोकतंत्र कमजोर होता है। देश की जनता एक अरसे से देख रही है कि भाजपा किस कदर पश्चिम बंगाल की सत्ता में आने के लिए लालायित है। उसके तमाम बड़े नेता लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। मोदी जी ने तो पूजा पंडाल में लाइव संबोधन से लेकर अपने मंच पर जय श्री राम के नारे लगवाने तक सारे दांव खेल लिए हैं। पुनर्जागरण की धरती बंगाल में भाजपा धर्म जागरण के नाम पर ध्रुवीकरण का खेल खेल रही है। बांटो और राज करो का यह खेल भारतीय राजनीति के इतिहास का कड़वा सच रहा है। कांग्रेस ने आजादी के पहले से लेकर बाद तक इस सच को करीब से देखा और भोगा है, और अब भाजपा भी यही खेल खुलकर खेल रही है, लेकिन नाम लगा रही है कांग्रेस का। त्रिवेंद्रम में पिछले दिनों एक सभा को संबोधित करते हुए वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि पहले 15 साल मैं उत्तर भारत से सांसद रहा, इसलिए मुझे अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी। मेरे लिए केरल आना नया अनुभव था, क्योंकि मैंने देखा कि कुछ लोग मुद्दों में दिलचस्पी रखते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि संजीदगी से उस पर विचार करते हैं। उनके इस बयान को भाजपा ने आसान गेंद की तरह लपका और सारी कोशिशें की कि राहुल गांधी का विकेट गिर जाए। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने उन्हें एहसान फरामोश कहा। भाजपा ने इसे उत्तर और दक्षिण को बांटने वाली राजनीति बताया। कांग्रेस पर देश को बांटने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने कहा कि वो अब भी यही कर रही है। हालांकि भाजपा भूल गई कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के हिमायती अकेले जिन्ना नहीं बल्कि सावरकर भी थे। वैसे भी राहुल गांधी ने दक्षिण भारत की राजनीति को उत्तर भारत से अलग बताया, लेकिन ये तो नहीं कहा कि उत्तर भारत में मतदाता समझदार नहीं हैं। दरअसल जो बात उन्होंने कही नहीं, उसका इतना बुरा क्यों माना जा रहा है? क्या इसीलिए कि भीतर ही भीतर भाजपा ये मानती है कि उत्तर भारत में धर्म और जाति की राजनीति कर जिस तरह वो सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी है, वो सफलता उसे दक्षिण भारत में लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिल सकी है। अपनी इस असफलता की खीज वो राहुल गांधी के बयान पर उतार रही है। वैसे भी राहुल गांधी ने जो कहा है उसमें उन्हें केरल के साथ तमिलनाडु और पुदुचेरी में फायदा मिल सकता है। तो आपने वो कहावत सुनी होगी, चित्त भी मेरी और पट भी मेरी। दरअसल भाजपा हमेशा यही चाहती है, इसीलिए वो हिंदू मुसलमान, देशी विदेशी, शाकाहारी मांसाहारी की राजनीति करे तो ठीक है, लेकिन अगर कोई और करे, दो अलग अलग संस्कृतियों की तुलना करे, तो वो विभाजनकारी हो जाता है। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में, जिसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहा गया है, उसके 2 छोरों पे 2 एंड्स के बीच में सुरक्षित पिच पर, बिल्कुल सुरक्षित पिच पर खेल खेलने वाली भाजपा को ये याद रखना चाहिए कि खेल में बाजी कभी कभी पलट भी जाती है। दरअसल भाजपा की धारा के खिलाफ नाव खेने वाले तमाम विपक्षी नेता इस वक्त यही कोशिश कर रहे हैं। खैर, शायर मजरूह सुल्तानपुरी ने ठीक ही फरमाया है कि देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर न देख। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।